किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 था। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत भी 100 हो जाए? बताओ। एकदम आसान प्रश्न है। ये वही वाला पैटर्न है बच्चे और शिक्षक वाला जो कई सारे प्रश्नों में लगा है, यहां भी लगेगा। अच्छा, देखते हैं दीपाली, आज देखते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है नवीन। हम्म। देखो, देखो 99 पारियों तक उसका जो एवरेज था वो 99 था, है ना? 99 उसका एवरेज चल रहा था। 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज भी क्या हो जाए, 100 हो जाए? तो एक बढ़ेगा, असर 99 पर पड़ेगा, मतलब उसे 199 रन बनाने रहेंगे, ये आंसर है। अरे 99 का औसत 99 है, 100 का औसत 100 है, एक बढ़ा 99 पर, 99 जुड़ा, तो उसने 100वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे? 199 बनाए होंगे, ये आंसर है आपका। ओके। अच्छा कौशल। तो नाम चेंज करो भाई, हम नवीन ही बोलेंगे नहीं तो। 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत 95 है। जब 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? बताइए जल्दी से। बहुत लंबा नाम हो जाएगा स्वाति, छोटा नाम होना चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले 11 लोगों का वजन कितना है जी? 95 है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है। 12वें व्यक्ति का वजन कितना है ना? एक व्यक्ति जुड़ेगा, तो आपको पता है कि यहां पे कोई वैल्यू आएगी, इनका डिफरेंस आएगा, इनके डिफरेंस में इनमें जितने का भी अंतर आएगा उसमें हम 11 का गुणा करेंगे, है ना? और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको यहां पे जोड़ेंगे, तब 12वें व्यक्ति की उम्र आएगी। कंसेप्ट वही है। तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है ये आपको बताना है। बोलो। ठीक है। हम्म। ठीक है। 131 आप सही आंसर दे रहे हैं। आइए समझना आप यहां पे क्या होगा। देखो यहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी, हमें यहां पता लगाना है। और इनके औसत से 33 ज्यादा है, तो अगर मैं 33 जोड़ दूंगा तो यहां आ जाएगा। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि यहां जो वैल्यू आती है वो इनके दोनों के डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 11 से आता है। डिफरेंस इंटू 11 लोगों पे असर पड़ेगा, तब जाके 33 आएगा। और ये 33 को मैंने यहां जोड़ दिया होगा, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो जो 12वां इंसान है, 12th पर्सन है, उसके बारे में मुझे जानकारी पता चल जाएगी। तो आप सिर्फ इतना बताएं कितने का डिफरेंस हो कि 11 का मल्टीप्लाई करें तो 33 आए, तो आप आराम से बोल दोगे कि डिफरेंस की वैल्यू 3 है। मतलब दोनों में 3 का डिफरेंस आएगा। ये 3 ज्यादा होगा, 95 में 3 जोड़ना था बस, 98, 8 और 3 11 का एक कैरी 1 और 13। तो जो 12वां इंसान है उसका वजन कितना है? 131 है। दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। बोलो।
समझ में आ रहा है? यहां जो आप वैल्यू रखते हो ये हमेशा डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय पर्सन। तो डिफरेंस तो मुझे पता नहीं, लेकिन 11 लोगों पे असर पड़ेगा तब जाके 33 आया होगा। मतलब डिफरेंस कितने का होगा? 3 का। तो 3 आपने प्लस करा और 33 जोड़ा, तो 12वें इंसान का वजन कितना आ गया? 131 आ गया। ओके जी, चलिए इसका आंसर दीजिए। बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 साल 7 महीने थी। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। जब सी की आयु 5 साल 2 महीने थी तब उनका औसत क्या था? कैलकुलेटिव है, आसान है, जल्दी से बताओ। हम्म, कैलकुलेशन हो गया जयदीप, खत्म। वीडियोस देखो आप उसके। देखो, बी का जन्म तब हुआ जब ए 4 साल 7 माह का था। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 साल 4 महीने थी। सी की आयु 5 साल 2 महीने होगी, तब उनका औसत क्या होगा? आप एक बात समझना, सी आज कितने साल का है? सी आज है 5 साल का और 2 महीने का, है ना? जब सी का जन्म हुआ तब बी इतने का था। मतलब जब सी की उम्र 0 होगी तब बी 3 साल 4 महीने का था। मतलब वो बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि बी जो है, बी इससे 3 साल 4 महीने बड़ा है। 3 साल बड़ा है मतलब 8 साल, और 4 महीने बड़ा है मतलब 6 महीने। जब सी पैदा हुआ होगा तब बी इतने साल का था, मतलब बी उससे ऑलरेडी 3 साल 4 महीने बड़ा है। अगर सी की उम्र 5 साल 2 महीने है तो बी की उम्र 3 साल और 4 महीने ज्यादा होगी। जब बी पैदा हुआ तब ए 4 साल 7 महीने का था, मतलब हमारे ए भाई साहब इससे भी बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? 4 साल 7 महीने बड़े हैं। तो इससे ए 4 साल बड़ा है। 4 साल बड़ा है मतलब 12 साल, और 7 महीने बड़ा है। 7 महीने बड़ा है मतलब 13 महीने, और 13 महीने अपने आप में 1 साल 1 महीने है। तो ये हो जाएगा 13 साल, और ये हो जाएगा 1 महीना। ये हमें सभी की उम्र पता चल गई। अगर सी इतने का है तो बी इतना ज्यादा। कुछ नहीं करा है मैंने, इसमें 3 साल 4 महीने जोड़ दिया है, और इसी प्रकार इसमें हमने 4 साल और 7 महीने जोड़ा है, कुछ भी नहीं करा है। अब आपको सभी का एवरेज बताना है, सभी की औसत उम्र बतानी है। तो औसत मतलब सभी को जोड़कर 3 का भाग देंगे। तो 13 + 8 + 5, ये आपका हो जाएगा 26 ईयर्स। और 1 + 6 + 2, ये हो जाएगा आपका 9 मंथ्स। इसका मुझे एवरेज बताना है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? मुझे पता है कि 26 में 24 साल तो पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना? 26 में से मैंने 24 निकाला तो बचे कितने? 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, और 9 महीने मेरे पास पहले से हैं। तो 24 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 8 साल। 24 और 9 हो जाएगा, 24 + 9 हो जाएगा 33। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 मंथ्स। 8 साल 11 महीने। ए आंसर आएगा सभी का एवरेज। बोलो। आया? हाँ, बाद में बताएंगे भाई प्रतियोगिता के बारे में, कैसे पार्टिसिपेट करना है। अब पढ़ते हैं अच्छे से। सबको मंथ्स में भी बदल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसको आप सबको महीने में बदल लो, आंसर सेम आएगा। फिर ईयर में बदलोगे बाद में। ठीक, इसको करिए। ये भी कैलकुलेटिव है थोड़ा।
हमने 26 साल को तोड़ दिया, 26 साल को ब्रेक कर दिया, 24 साल प्लस 2 साल, तो 24 साल प्लस 2 मतलब 2 साल मतलब 24 महीने, ऐसे ब्रेक करा उसको। आप लोग प्लीज जब मैं बोलता हूं ना तो ध्यान से सुना करो, मैं हर चीज बताता हूं कि ये क्या है ये क्या है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो, फिर बाद में पूछते हो ये कहां से आया। सुना करो ध्यान से। हम्म। बताइए। 10 साल 4 महीने। देखिए, देखो एक कक्षा में 30 बच्चे हैं जिनका एवरेज, इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा महीने में बदल लोगे ना तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हो सकता है। तो हम मंथ में बदल लेंगे, अपने लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। कर लें ऐसा, चलो। तो देखो, आपसे कहा है 14, 30 बच्चों का और 5 और आ जाते हैं, तो 30 बच्चों का जो एवरेज है महीने में बदल लो, तो 14 का 12 से गुणा करोगे तो 168 और 4 172 महीने। अरे इतना कर लोगे। 14 साल को 12 से गुणा करोगे 168 मंथ्स, 168 महीने, और 4 172, तो 30 बच्चों का एवरेज है 172। 5 बच्चे और आ गए मतलब 35 हो गया, और अब एवरेज कितना हो गया, 13 साल 9 महीने। 13 और 12 का गुणा करोगे तो यह आएगा आपका 156 प्लस 9, और 156 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 165 आएगा, है ना। तो आपको पता चल गया कि जब पूरे 35 बच्चे हो गए तो एवरेज कितना आ गया, 165 आ गया। अब आगे सुनना, आप यहां पे देखो कि 5 बच्चों के आने से एवरेज कम हुआ है। कितना कम हुआ है, एवरेज 7 कम हुआ, असर पड़ा 30 पर। जिम्मेदार इसके लिए 5 बच्चे हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 6 बार 7 बार, 42 कम हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, और ये जो 5 बच्चे हैं ना, 5 बच्चे जो अलग से आए, ये उनका एवरेज है। ये क्या है, उनका एवरेज है। 5 बच्चों का एवरेज कितना है, 123 मंथ से 123 महीने है। इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। हाँ, अब हम, अच्छा, इस 123 महीने को अगर मैं 12 से भाग दे दूं तो ये अपने आप में 10 साल और 3 महीने हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये अपने आप में 10 साल 3 महीने हैं। अब ध्यान से सुनना, 5 छात्रों में अगर एक बच्चे को हटा दें तो 4 का एवरेज क्या होगा। देखो, एक बच्चा है, अब इन 5 की बात चल रही है ना, इन 5 में एक बच्चा 9 साल 11 महीने का है, जबकि ये पांचों कितने के हैं, ये पांचों हैं 10 साल 3 महीने के। तो आप मुझे ये बताओ, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो कि एक बच्चा था तब ये, और 4 बच्चे और आ गए, 4 और आ गए ना, तो 4 बच्चों के आने से एवरेज ये हो गया। तो 9 साल 11 महीने के बाद आएगा 12वां महीना और 3 महीने, मतलब यहां कितने महीने बढ़ गए, 4। ठीक है, 4 महीने बढ़े, असर पड़ा 1 पर। जिम्मेदार कितने लोग हैं, 4, मतलब 1 महीना बढ़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, बस 1 महीना जोड़ देना है। तो जो 4 बच्चे हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 10 साल 4 महीने। ये आंसर आएगा सी वाला, 10 साल 4 महीने। तो 10 ईयर्स 4 मंथ्स एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से बता रहा हूं, 30 बच्चों का एवरेज 172 मंथ्स, 35 का 165, 7 कम हुआ, 7 कम हुआ, असर पड़ा 30 पर। इसके जिम्मेदार हैं जो 5 आए वो, 5 से 6 बार, 6 7 42, 123 मंथ्स एवरेज है इन 5 बच्चों का। इसे ही हम 10 ईयर्स 3 मंथ्स भी लिख सकते हैं। अब एक बच्चा 9 ईयर्स 11 मंथ्स का है, जबकि ये पांचों 10 ईयर्स 3 मंथ्स के हैं। तो हमें तो इन चारों का बताना है। इस एक बच्चे को, 5 में से इस एक बच्चे को हटा दें तो बचेंगे 4। तो इस
4 के कारण यहां पे आप देखो, अब ये थोड़ा सा आप समझो, 9 साल 11 महीने के बाद 9 साल 12 महीने आएगा, मतलब 11वां साल हो जाएगा, 10वां साल हो जाएगा, उसके बाद 3 महीने और, तो 4 महीने का अंतर है। 4 महीने का अंतर है, असर पड़ेगा एक पर, जिम्मेदार है 4 लोग, 1 महीना और बढ़ेगा, तो जो 4 बच्चे हैं उनका एवरेज आएगा 10 साल 4 महीने, ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ डन है। चलो अब देखो अपने, अब जो क्वेश्चंस है ना सारे एकदम शानदार शानदार लेवल के हैं, सारे क्वेश्चंस अब थोड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से फुल स्क्रीन करके मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इस सवाल को अच्छे से पढ़िए आप 2 बार, फिर बताते हैं आपको इसके बारे में भी। टाइम लगेगा जयदीप अभी उसमें थोड़ा। हम्म चलो, पढ़ लिया सभी ने। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह देखता है कि 76 और अगर खर्च करे तो 14 किताब और ज्यादा मिल जाएगी, हर किताब का प्राइस एक कम भी हो जाता है। उसने जो किताब पहले खरीदी थी, खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या था? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है और एक्चुअल में अच्छा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखो आप इसको, मैं पहले आपको प्रैक्टिकल रिलेट करता हूं। आप जब भी आप समझ लीजिए, जब आप फ्रूट्स खरीदने जाते हो, खासकर जब आप केला खरीदते हो या कुछ भी ऐसा फ्रूट आइटम लेते हो, दुकानदार आप बोलोगे 1 दर्जन केला दे दो, वो बोलेगा कि आप एक काम करो, आप 40 रुपए दर्जन है, आप मुझे, मैं आपको 18 केले दे देता हूं, 50 रुपए लगा दूंगा मैं। तो वो आपको क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी देता है और थोड़ा सा डिस्काउंट कर देता है। आप बोलते हो चलो ठीक है यार, 1.5 दर्जन हो गए, होना इतना था लेकिन ठीक है 50 में ले जाओ। तो उसने थोड़ा सा आपको ज्यादा ऑफर किया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यही चीज यहां हुई। एक आदमी किताब खरीदने गया तो पहले वो 50 किताबें खरीदता है, लेकिन दुकानदार बोलता है 50 किताबों का कुछ ना कुछ बिल बना होगा। इस बात को समझना, इन 50 किताबों का कुछ ना कुछ बिल बना होगा। तो उसका जो भी बिल बन रहा था, मैं एक उदाहरण के लिए बोलता हूं कि X रुपए उसका बिल बन रहा था। फिर उस दुकानदार ने उसको थोड़ा सा लालच दिया कि यार एक काम करो, आप ना जो आपका बिल बन रहा है उसमें मुझे 76 रुपीज ज्यादा दे दो, तो आपको मात्र 76 एक्स्ट्रा पे करना है, लेकिन मैं आपको 14 किताबें ज्यादा दे दूंगा, तो अब मैं आपको 64 बुक्स दे दूंगा। बस ये पूरी घटना समझ लो, है ना। पहले आप 50 किताबों का बिल बनवा चुके थे, दुकानदार ने कहा कि आप ना सिर्फ 76 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको 64 बुक्स दे दूंगा, है ना। तो आपको 14 किताबें ज्यादा मिली हैं केवल 76 रुपीज पे करने में। साथ ही साथ जो एवरेज था, पहले भाई टोटल बिल को अगर 50 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ एवरेज आ रहा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। और अब जो आपका टोटल बिल था उसको अगर आप 64 से डिवाइड करोगे तो पहले से एवरेज वैल्यू एक कम हो गई। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मुझे अगर पहले हर किताब 100 रुपए की पड़ती थी, तो अब उसने मुझे देखो डबल ऑफर दिया। उसने कहा 76 रुपीज ज्यादा दो, 14 किताबें ज्यादा लो, और आपकी बिल का अगर एवरेज वैल्यू 100 रुपए था तो वो अब 99 हो जाएगा। मतलब हर बुक की वैल्यू 1 रुपए और उसने कम कर दी।
इतनी सारी बातें समझ में आई। तो मैं आपको कुछ भी एक्स वाई से नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि ऐसा कुछ है। तो आपका कुछ बिल अमाउंट यहां बन रहा था, कुछ बिल यहां बन रहा था। आप तो सिर्फ बताइए कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 76 का, और कितनी किताबें आपको ज्यादा मिली हैं, तो 14 किताबें आपको ज्यादा मिली हैं। अब मेरा आप सबसे मात्र एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अब हर किताब का एवरेज प्राइस पहले से एक कम हुआ है ना। 14 किताबों की वैल्यू बढ़ने से प्राइस भी बढ़ना था, है ना। लेकिन उसने क्या करा कि हर किताब की वैल्यू एक कम कर दी। तो कितनी किताबें हो गई, 64। तो हर किताब का प्राइस 1 रुपए कम हुआ, तो 64 किताबों का प्राइस कितना कम होगा, 64 रुपए। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, तो इन दोनों को प्लस करने पे मुझे पता चलेगा कि 140 रुपए। अब ये 140 क्या है, ध्यान से समझना। 140 रुपए, 140 रुपीज वो अमाउंट था जिस पर वो खरीद रहा था। मतलब 14 किताबों के बढ़ने से 140 रुपए का बिल ज्यादा बन रहा होगा। 14 किताबों को खरीदने से 140 रुपए का बिल ज्यादा बन रहा था। मतलब कायदे से आपको 140 रुपीज एक्स्ट्रा देना था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि चलो मैं हर किताब का 1 रुपए और कम कर देता हूं। तो 64 किताबों के उसने 64 रुपए कम कर दिए होंगे, इसलिए आपका बिल मात्र कितना बढ़ा, 76। रियल में बिल कितना बढ़ रहा था, 140 बढ़ रहा था, लेकिन उसने हर किताब पर 1-1 रुपए कम कर दिया, इसलिए 76। तो 76 में 64 कम हुआ था। मतलब एक्चुअल में प्राइस कितना बढ़ा था, एक्चुअल में प्राइस 140 बढ़ा था। तो 140 रुपए बढ़ रहे थे 14 किताबों के कारण। मतलब हर किताब की प्राइस कितनी थी, हर किताब की प्राइस 10 रुपीज थी। ये आंसर है आपका, ये थी। और अब कितनी है, तो एक कम कर दो, अब कितना प्राइस है, ये पहले वाला था, ये ओल्ड केस था। और अब हर किताब की प्राइस कितनी है, तो अब हर किताब की प्राइस 9 रुपए हो गई, ऐसा बोल रहे हैं। अब बताओ समझ में आया। कुल मिलाकर आपको कितना सा काम करना था। आपने देखा कि सर 14 किताबें हमें ज्यादा मिल रही हैं, है ना, और हमारा बिल मात्र 76 ज्यादा बढ़ा। तो उसने हर किताब की प्राइस एक एक कम कर दी। तो उसने 64 किताबों पे 64 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट दिया है। अगर ये डिस्काउंट नहीं मिलता ना, तो तुम्हें 140 रुपए देने पड़ते। तो 140 रुपए एक्चुअल में बढ़ रहा था बिल, कितनी किताबों के कारण, 14 के कारण। मतलब हर बुक का प्राइस कितना था, 10 रुपीज था। बोलो आया समझ में। एक और सवाल देते हैं आपको ठीक इसी प्रकार का, इसको देखिए। लैंग्वेज चेंज है, तरीका सेम है। एक्स से नहीं पता हरी, कैसे करेंगे, एक्स से नहीं आता हमें करना ये वाला। देखो पहले 35 स्टूडेंट्स थे, बाद में नए स्टूडेंट्स कितने आ गए, 7 आ गए। तो 7 ज्यादा आ गए, मतलब 42 स्टूडेंट्स हो गए। भोजन पर जो खर्चा था प्रतिदिन, वो 42 रुपीज बढ़ता है। मतलब पहले जो खर्चा था और अब जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, स्टूडेंट्स बढ़े 7, लेकिन हमारा खर्चा कितना बढ़ गया, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 42। ये स्टूडेंट्स हैं और ये एक्सपेंडिचर है। खर्चा हमारा 42 बढ़ गया, साथ ही साथ 1 रुपए का एवरेज कम हुआ है। मतलब हर बच्चे पे 1 रुपए अब कम खर्चा हो रहा है। मुझे बताओ कि खर्चा तो आपका 42 कम हुआ, 42 का डिफरेंस है, और बच्चे कितने हैं, 42, और सभी पे 1-1 रुपए कम हुआ। एक बच्चे पे एक कम हुआ तो 42 बच्चों पे इतना, मतलब कायदे से 84 रुपए खर्चा बढ़ा होगा। कितने बच्चों के कारण, 7 के कारण। मतलब आपका खर्चा क्या है पर स्टूडेंट, 12 रुपीज, है ना। अच्छा 12 रुपए आपका खर्चा है। इन्होंने एक बात और पूछ ली कि शुरुआत का टोटल खर्चा बताओ। एक बच्चे पे 12 रुपए खर्चा होता है, एक बच्चे पे 12 रुपए का खर्चा, तो 35 बच्चों पे कितना होगा, 36 और 420 रुपए,
टोटल खर्चा आएगा बच्चों पे पहले, टोटल एक्सपेंडिचर 420। यस, समझ गए भाई। 7 बच्चों के कारण बिल बढ़ा है 42, और हर बच्चों का प्राइस एक एक कम भी हुआ है। मतलब एक्चुअल में 42 तो बढ़ा और 42 और बढ़ा होगा, तो 7 बच्चों के आने के कारण 84 बढ़ा था। तो हर बच्चे पर 12 रुपए खर्चा पहले हो रहा था, अब 11 रुपए खर्चा हो रहा है। पहले 12 रुपीज खर्चा हो रहा था, 12 बच्चों पे 35, टोटल एक्सपेंडिचर इज 420, 420। यस। इसको भी पढ़ लो। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, बाकी कोई समस्या नहीं है। हाँ राहुल, दिख रहा है। देखो, एक व्यक्ति ने 3 साल में पहले साल भाव 7.5, फिर 8 और 8.5 और हर साल। देखो क्या है, एक आदमी हर साल एक बात फिक्स है कि वो 4080 रुपए का ही दूध खरीदेगा। ये एकदम फिक्स है, परम सत्य है कि वो हर साल 4080 रुपए का ही दूध खरीदेगा। लेकिन पहले साल भाव कितना था? 7.5 पर लीटर। दूसरे साल भाव कितना था? 8 रुपए पर लीटर। तीसरे साल भाव कितना था? 8.5 पर लीटर, है ना। तो तीनों साल का एवरेज बताना है। तो जब आप 4080 रुपए का दूध 7.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदोगे, तो इससे कुछ ना कुछ मात्रा आएगी, फिर इसकी मात्रा आएगी, फिर इसकी मात्रा आएगी। तो आप पता लगाएं कि यहां कितनी मात्रा आएगी, यहां कितनी मात्रा आएगी, और यहां कितनी मात्रा आएगी। और 3 साल में उसने कितना पैसा खर्च किया है? तो 4 × 3 = 12। उसने 12,240 रुपए खर्च करे हैं 3 साल में। मैंने इन तीनों को जोड़ा है, 4080, 4080, 4080, कितना आएगा? 12,240। अब ये और बता दो मुझे कि टोटल मात्रा कितनी है, उसके बाद आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है। हम्म। चलो बता दूं मैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो 544 लीटर आएगा, आराम से कर लेना। ये 510 आएगा, और ये आपका 480 लीटर आएगा, है ना। मतलब पहले साल आपने 544, 480, हाँ, पहले साल आपने 544 लीटर खरीदा, दूसरे साल 510, और तीसरे साल कितना कर दिया आपने? 480। अगर आप इन सबको अब जोड़ देते हो, तो इन सबको जोड़ने पर ही आएगा 1534, 1534 लीटर। तो आपने 1534 लीटर में 12,240 रुपए का दूध खरीदा है। इसको आप आराम से सॉल्व करिएगा, आंसर 7.98 आएगा। कैलकुलेटिव है, मैं आपको बस बता रहा हूं, कर लेना। करना क्या है वो मेन आप समझिए। ओके, 7.98 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो हर साल का ये टोटल क्वांटिटी है, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरा। टोटल खर्चा कितना? 12,240, 12,240। टोटल क्वांटिटी कितनी? 1534। तो एवरेज तीनों साल में आपको दूध का औसत भाव क्या पड़ा? 7.98, ये आंसर आएगा। यस। चलिए, टाइप और बड़ा है, आपको थोड़ा और
समुद्र तल की गहराई से और 5,000 मीटर ऊपर ले जाते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी और कम करते हैं अब। 46 पारियों के बाद पांड्या का औसत स्कोर 47 है। 47वीं पारी में उन्होंने 94 रन बनाए। 48वीं पारी में उसके औसत स्कोर जो 48वीं पारी से पहले थी को 1.5 अंकों से बढ़ाने के लिए उसके द्वारा आवश्यक न्यूनतम रनों की संख्या क्या है? पढ़ो। देखो, 46 पारी का एवरेज कितना था? 47 था, है ना। 47वीं पारी में उसने 94 रन बनाए। तो देखो, 47th पारी में उसने 94 रन बनाए, तो आप एक बात बताओ, 94 रन बनाए, औसत हमारा 47 चल रहा है, तो 47 गया, बचा भी कितना? 47, और कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो 47 47 में बटेगा, मतलब आपका एवरेज एक बढ़ जाएगा। तो 47 पारियों का एवरेज कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? भाई साहब सुनो, 46 पारियों में एवरेज 47 था, फिर उसने अगली पारी में 94 रन बनाए, तो 94 में से 47 तो कॉमन निकल गया, 47 तो उसके अंदर चला गया, लेकिन अभी भी हमारे पास 47 बचा है, और 47 पूरे 47 में डिवाइड होगा तो एक, मतलब एवरेज एक बढ़ जाएगा, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि 47 पारियों का उसका एवरेज क्या है? ये पूरा एवरेज है ना, ये एवरेज है, एवरेज 48 है। फिर वो 48th इनिंग में 48 से पहले से एवरेज 1.5 बढ़ता है, मतलब 48th इनिंग में उसका एवरेज पहले से 1.5 बढ़ता है, मतलब अब उसका एवरेज क्या हो जाता है? 49.5। पहले से 1.5 बढ़ता है तो एवरेज 49.5 हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि एवरेज बढ़ा है 1.5, असर पड़ेगा 47 पारियों पर, तो ये हो जाएगा 60, और 15 इंटू 7 105, मतलब ये आएगा आपका 70.5। तो इसमें आप 70.5 जोड़ दोगे तो ये कुल मिलाकर क्या बना? 50, 120। तो भाई साहब इन्होंने जो अपनी नई पारी थी, 48वीं पारी थी, 48th जो इनिंग थी, इसमें 120 रन ठोके होंगे, ये आंसर आएगा। दो क्वेश्चंस हैं ये एक प्रकार से बस। हम्म 120 समझ में आया। 46 का एवरेज 47, 47 का एवरेज 48। इसके बाद तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक पारी बढ़ती है तो 1.5 का एवरेज बढ़ता है, असर 47 पे पड़ेगा, 70.5 जुड़ेगा, उसने 48th इनिंग में 120 रन बनाए हैं, ये आंसर है। दो क्वेश्चंस थे ये अपने आप में बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, डन है। 59। एक विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत संख्या 250 थी। यदि हम उस दिन को छोड़ दें जिस दिन अधिकतम 538 लोगों ने स्मारक का दौरा किया, तो औसत 48 घट जाता है ना। इसके अलावा अगर हम छुट्टियों को छोड़ दें तो औसत 303 हो जाता है। ताजमहल वाला क्वेश्चन बताया था, उसी का ये 2.0 वर्जन है। हम्म, ओके, कोई बात नहीं। अब नहीं, देखो,
सप्ताह का एवरेज 250 था, मतलब 7 दिनों का एवरेज 250 था। किसी एक दिन 538 लोग आए, अगर उनको हटा दें तो एवरेज 48 हो जाता है। मतलब मैं एक दिन कम कर दूं तो 6 दिन बचेंगे और हमारा एवरेज 48 कम हो जाएगा। मतलब 6 दिनों का एवरेज कितना आ जाएगा जी? 202 आ जाएगा। तो 6 दिनों का एवरेज 202 है। और अगर इसमें भी अभी छुट्टियां हैं तो हमें नहीं पता कितने दिन की छुट्टी है, अगर उनको हटा दें तो एवरेज कितना आएगा? 303 आएगा। अब आप क्या बिना पेन उठाए बता सकते हो? 101 से 2 बार कटेगा, 101 से 3 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 2 का दुगना 4। तो आपको पता चलेगा कि ताजमहल एक्चुअल में 4 दिन ओपन रहा। तो ताजमहल 4 दिन ओपन रहा, तो 6 दिन में से 4 दिन ओपन रहा, मतलब कितने दिन बंद रहा? छुट्टियां कितने दिन रही? तो आंसर आपका 2 दिन आएगा, 2 डेज। कुछ नहीं था भाई, 7 दिन का, हफ्ते में 7 दिन का एवरेज 250। एक दिन, ये 538 का कोई यूज था ही नहीं इस क्वेश्चन में, नो यूज, है ना? तो एक दिन कम कर दें तो एवरेज 48 कम हो जाता है। तो 6 दिनों का एवरेज 202 है, 6 का एवरेज 202 है। कितने दिनों का एवरेज? 303 होना चाहिए, 4 दिनों का। तो 6 में से ताजमहल 4 दिन ओपन रहा। नंबर ऑफ हॉलीडेज, छुट्टियों की दिनों की संख्या 2। डन है? हम्म, करिए। एक बगीचे में 3 प्रकार के पेड़ हैं। सेब मतलब एप्पल नाम दे देते हैं, अंगूर मतलब ग्रेप्स, अनानास मतलब पाइनएप्पल, है ना? और इनकी संख्या क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। सेब का पेड़ औसत 35 फल देता है, नंबर ऑफ एवरेज फ्रूट्स 35। अंगूर का औसत 20 देता है और अनानास का एक्स देता है। और सभी का औसत कितना है? सभी का औसत कितना है जी? 30 है। तो एक्स का मान बताइए, मतलब जो पाइनएप्पल है वो एवरेज कितने फ्रूट्स देता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या बोलती है जनता? ठीक, देखो, आप यहां पे ऐसे समझ लो, ये आपको बोला है पेड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रीज है, और ये एवरेज है फ्रूट्स का, कौन सा फल, कौन सा पेड़ कितने फ्रूट्स देता है ना? तो आप ये बताओ, दो पेड़ दो पेड़ हैं, 35 का एवरेज है, मतलब 70 फ्रूट्स देंगे। 3 पेड़ हैं, 20 का एवरेज है, तो 3 ट्रीज हैं, एवरेज 20 है, तो ये 60 फल देंगे। और 5 एक्स फ्रूट्स देंगे, तो ये 5 एक्स देंगे। जबकि सभी का एवरेज कितना है? 30। अच्छा, पेड़ कितने हैं भाई? ओवरऑल मुझे 30 के एवरेज के में फ्रूट्स मिलते हैं, जबकि टोटल पेड़ कितने हैं? टोटल पेड़ हैं हमारे पास 10। ठीक है जी। तो यहां पे आपका 5 एक्स बचेगा, ये 300 हो जाएगा, उसमें से 130 माइनस हो जाएगा। 300 में से अगर 130 माइनस करोगे तो 170 आएगा क्या? 300 में से 130 गया, 170, 5 से डिवाइड करा तो एक्स की वैल्यू 34 आनी चाहिए थी। पाइनएप्पल एवरेज 34 फ्रूट्स देता है। ये आंसर है आपका। समझे? 2 पेड़ 35 फल 70, 3 पेड़ 20 फल 60, 5 पेड़ एक्स फल 5 एक्स। ओवरऑल सबका एवरेज 30 है, लेकिन पेड़ कितने हैं? 5 3 8 और 2 10, तो ये 300, 130 गया, 170 बचा, 5 से कैंसिल करा, 34। बहुत ही आसान प्रश्न निकला ये। आगे बढ़ेंगे। बताएं जी, इसका आंसर क्या दोगे? एक परीक्षा में 45 छात्रों का औसत 25 था।
इनके अंकों में 20% की वृद्धि कर दें, फिर प्रत्येक परिणाम अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? एकदम हलवा। देखो मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को देखना। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10, इनका एवरेज कितना आएगा? तो आप कहोगे सर इनका एवरेज 6 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हर नंबर को डबल कर दो, अगर हर नंबर को डबल कर दें तो एवरेज क्या होगा? तो अगर आप हर नंबर को डबल करोगे तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि हर नंबर को आप क्या करो, हर नंबर में आप 50 ऐड कर दो, हर नंबर में आप 50 ऐड कर दो तो एवरेज क्या होगा? तो आपका एवरेज भी 50 प्लस हो जाएगा। मतलब जो आप हर नंबर के साथ करोगे वही एवरेज के साथ भी होगा, है ना? तो अब सुनना मेरी बात। आपसे कहा है कि 45 बच्चे हमारे पास हैं जिनका एवरेज कितना है? 25 है। अगर सभी के मार्क्स 20% बढ़ा दें तो मुझे बताओ कि 25 का 20% होता है 5 मार्क्स। उसके बाद सभी में 5-5 और बढ़ा दें तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? नया एवरेज 35 हो जाएगा। बी आंसर इसका। ठीक है, अगर सभी के मार्क्स 20% बढ़ जाएं, 20% बढ़ जाए मतलब कितना हो जाए जी? 25 का 20% 5 होता है, 25 का 20% 5 होता है, तो 5 बढ़ा दो और 5-5 और जोड़ दो तो उनका एवरेज 25 से बढ़कर क्या बन जाएगा? 35 बन जाएगा। इतना सा खेल था, है ना? जो सभी नंबर के साथ होगा वही असर एवरेज पर भी पड़ेगा, ये आप हमेशा याद रखना। इसको करिए। कर लोगे क्या? 8 क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं भाई। कितने नंबर्स हैं? 8, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में उपस्थित दोनों का एवरेज 8 है, इन दोनों का एवरेज कितना है? 8 है ना? क्रमागत संख्याएं हैं मतलब एक आएगा 7, एक आएगा 9। ठीक है, लगातार है। इसके पहले कितना आएगा जी? इसके पहले 6, इसके पहले 5, इसके पहले 4, इसके बाद क्या आएगा? 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12। यही मतलब हुआ क्या, है ना? लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना। उन्होंने बोला है कि 8 संख्याएं हैं और एवरेज 8 है, तो उनका टोटल 64 आएगा क्या? 64। ठीक है, अरे 8 नंबर्स हैं और आठों नंबर्स का एवरेज यही तो आएगा ना। आठों का एवरेज तो 8 ही आएगा। तो योग कैसे निकालेंगे? 8 नंबर एवरेज 8, तो टोटल कितना आएगा? 64 ही तो आएगा। 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम्म, इसका आंसर बता दो। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में क्या है? अपियर इन द मिडल इज 6। अच्छा, इंग्लिश के हिसाब से आंसर 48 आएगा। सॉरी, इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको हम 8 करेंगे। अगर इंग्लिश के हिसाब से 6 से जाएं तो आंसर 48 आता, लेकिन वो 8 आएगा, है ना? चलिए,
हमारे पास 5 नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, लगातार सम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, और ए और ई का एवरेज। देखो ए और ई का एवरेज मतलब एवरेज हमेशा क्या होता है, मिड वैल्यू। तो ए और ई के बीचों बीच क्या आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है 46, है ना। ये ए है, ये ई है, तो एवरेज 46 होगा। 46 के बाद 48, 48 के बाद 50, सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा जी, सबसे बड़ा नंबर 50 आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला नंबर 46 है, उसके बाद 48, उसके बाद 50, क्योंकि इवन नंबर्स बोला है, सम संख्या बोला है, लगातार बोला है, 50 सबसे बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, हम्म, देखिए 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर क्या आएगा। अगर 17 संख्या बोला है तो हम 16 संख्या लेंगे, और सम संख्याओं में दो दो का अंतर आता है, तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा जी, 32। 14 किसी काम का नहीं, उसको देखो भी मत। मुझे आप एक छोटा सा बताओ, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, इसका कंसेप्ट क्या है। आप कोई भी नंबर ले लो, 2 4 6 8 10, और हमेशा देखो मैं आपको ये बहुत अच्छी चीज ये भी बता रहा हूं, एग्जाम में भी अगर ऐसे कभी फंस जाओ ना, बड़ा नंबर दे दें, तो आपको पता है कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, तो पहले उसको किसी छोटे नंबर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना। जो छोटे नंबर पे लगेगा वही बड़े पे भी लगेगा। तो उन्होंने 17 नंबर बोला ना, हम 5 नंबर्स ले लेते हैं, 5 नंबर्स ले लेते हैं। मुझे बताओ कि इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं तो कितने सेट बनेंगे, 4, और सब में डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर में कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का। अगर 17 नंबर्स हैं तो सेट कितने बनेंगे, बनेंगे 16 सेट, और सब में डिफरेंस 2 2 का रहेगा। तो टोटल फर्स्ट और लास्ट नंबर में जो फर्स्ट होगा और जो लास्ट होगा उसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 32 का आएगा। आया समझ में, है ना। इवन नंबर बोला है, 2 2 का डिफरेंस, ऑड बोलते तब भी ऐसे ही करते तो भी दिक्कत नहीं थी। तो फर्स्ट और लास्ट में 4 सेट बनेंगे, जितने नंबर्स हैं उससे एक कम सेट बनेंगे, 70 नंबर्स हैं, 16 सेट बनेंगे, सब में 2 2 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट, पढ़ो, इसमें भी बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट है। 116 लगातार सम संख्याएं दी हैं जिनका एवरेज 201 है, पहली और आखिरी संख्या का योग कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो करना मात्र इतना है कि 201 का डबल करना है, 201 का डबल करना है, 402 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों, है ना, ये फर्स्ट है और ये लास्ट नंबर है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू 402। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, सब बताया है मैंने आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, सब बताया है। फिर छोटा उदाहरण ले लो, है ना। भाई मैं आपसे कहूंगा कि 2 4 6 8 10 ले लो, है ना, और मैं आपसे कहूंगा कि इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है जी 6, है ना। आपको मैंने बताया था कि एवरेज निकालने के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा करते हो तभी तो एवरेज आता है ना। तो फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके आधा करते हैं तो हमें एवरेज मिलता है। तो अगर मुझे फर्स्ट प्लस लास्ट निकालना है
तो क्या मैं एवरेज का डबल कर दूं? तो अगर एवरेज का डबल कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट और लास्ट नंबर मिल जाएगा। एवरेज का डबल कर दिया, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम कितना आएगा? 402। यस, बताओ। फिर मैं बोल रहा हूं, नहीं भी अगर बाय चांस नहीं कुछ याद आ रहा है, छोटे नंबर पे एक्सपेरिमेंट करो, छोटे नंबर पे एक्सपेरिमेंट करो। सोचो कि भाई इसमें फर्स्ट और लास्ट में कैसे निकाल सकता था। तो 10 प्लस 2 डिवाइडेड 10 प्लस 2 12 बाई 6, तो फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे? उसी से तो 6 बना, 6 का डबल करना था, 201 का डबल करना था। ओके, डन है। चलो, तो फिलहाल इतना ही रुकते हैं आज। आई थिंक इतना सफिशियंट है। हाँ, फर्स्ट डे आपको बताया था। देखो, बड़े बड़े जो प्रश्न है वो छोटे छोटे कंसेप्ट से बनते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सब आराम से आपसे बनेगा। तो आज के लिए इतना आई थिंक सफिशियंट है ना? अभी हमारी 2 क्लासेस और लगेंगी इसकी, क्योंकि आई थिंक शायद 90 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो अगली 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन करिए एक बार आज के सभी प्रश्नों का। अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आज हमने लिए। कल इसके आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम करते हैं और ऊंचाइयों पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, जयदीप देखते हैं, अगर नहीं हो पाया तो फिर हम आपको रिकॉर्डेड दे देंगे। ठीक है, ओके।